देश के चर्चित कवियों में एक बड़ा नाम शंभू शेखर जी का आता है। शंभू शेखर जी बिहार की धरती से हैं, मधुबनी से हैं, सौराष्ट्र से। और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे हमारे दर्शकों के सामने है। अभी हम वो पल आप लोगों को शंभू जी का वो पल, वो दिन, वो यादगार पल उनसे हम अभी पूछेंगे, जो वो बचपन में इस धरती से जुड़े हुए वो क्षण थे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कई पहलुओं पर उनसे बात करेंगे। शंभू जी, हमारे चैनलों में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप बिहार की धरती से आते हैं और खासकर मिथिलांचल की उस धरती से, जहां सम्मान और आदर के लिए पूरे देश और दुनिया में यह धरती जाना जाता है। तो आपको कैसा लगता है जब आपको सम्मान पूरा देश और दुनिया देता है बाहर? निश्चित तौर से खुशी तो होती ही है, सभी को ही जिसको अपने काम के बदले एप्रिसिएशन मिलता है तो खुशी तो होती ही है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सामान्यतः ऐसी चर्चाएं राजनीतिक रूप से होती है कि बिहार की जो धरती है, यहाँ के लोग जाते हैं तो बाहर में लोग बिहारी कह के कमेंट्स करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, वो कमेंट्स इसलिए करते हैं क्योंकि सच बात तो ये है कि हम लोगों का पलायन इतना ज़्यादा है कि बाकी स्टेट पर आप लोग कहें न कहें, लेकिन एक तरह से बोझ की तरह हम लोग हैं ही। हम लोग सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और यहाँ पे रोजगार का साधन जो है बहुत सीमित है, बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि है, और उद्योग यहाँ पे पनप नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर से वो जो कहते हैं वो आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, और हम भारत में रहते हैं तो उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने देश को छोड़ के, अपने प्रदेश को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के और बाहर जाते हैं, और जाते हैं तो अपनी प्रतिभा हमारे अंदर इतनी है कि उनको पर हम हावी हो जाते हैं। मेहनत करने में भी हमसे ज़्यादा नहीं चूकते, बुद्धिमानी में भी हमसे ज़्यादा वो पीछे रह जाते हैं। तो आप यकीन मान के चलिए कि वो जो कहते हैं वो उनके मन की पीड़ा है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। पीड़ा तो हम लोगों की ज़्यादा बड़ी है कि हम लोगों के यहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा है, रोज़गार बहुत कम है, शिक्षा के मामले में भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। जो भी अधिक शिक्षित लोग आपको मिलेंगे वो सब अब जो है वो या तो दिल्ली से पढ़ रहा है, बम्बई से पढ़ रहा है, रांची से भी पढ़ रहा है। यहाँ के बच्चे लोग जा जा करके, यहाँ पर शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतरीन नहीं है, और ख़ासकर व्यावसायिक शिक्षा की तो बिल्कुल भी दिक्कत है। यहाँ पे एमबीए कॉलेजेस, एमएमआई, आईआईटीज़, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होते हुए भी उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत बेहतरीन नहीं है। तो ये एक विषय तो है ही हमारे सामने, और लोग कहते हैं, बुरा लगता है, लेकिन ये सच भी है कि आप जाते हैं तो कहेंगे ही वो तो। लेकिन अब शंभू जी, एक चीज़ हम जानकारी लेना चाहेंगे। आपने कहा या बोला कि प्रतिभाएं कभी दबती नहीं है। यहाँ बिहार के जो प्रतिभावान युवक हैं वो बाहर जाते हैं, हर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाते हैं। तो आप साहित्य के क्षेत्र में ही आप देखें तो दिनकर जी जैसा बड़ा नाम बिहार से आता है। हाँ, ये सब तो है ही, लेकिन बात यह है ना कि आज की तारीख में आप चाहे नेपाली जी की बात करिए, दिनकर जी की बात करिए, विद्यापति की बात करिए, नागार्जुन की बात करिए, फणीश्वरनाथ रेणु की बात करिए, आप किसी की भी बात करिए, प्रश्न ये उठता है कि वो थे, आज की क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति क्या है। तो वस्तु स्थिति ये है कि बिहार में माहौल उस तरह का नहीं बन पा रहा है जिसमें साहित्यिक रूप से लोगों की सहभागिता बढ़े, साहित्यिक गतिविधियां बढ़े, और इससे बड़ी एक विषय यह है कि लोगों के अंदर में अब उस तरह का रुझान भी नहीं है। चाहे वो संगीत के मामले में हो, संगीत में भी खासकर भोजपुरी संगीत ने अब तो अश्लीलता की सारी सीमाएं पार कर ही दी है। मैथिली संगीत में भी धीरे धीरे ऐसा पहुंचने ही लग गया है कई जगह पे। बाकी संगीत में ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, सब जगह के लोक गायन में कुछ ना कुछ शीलता और अश्लीलता का विषय रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इन सब विषयों में कि हमें वर्तमान में अपने भीतर झांकने की बहुत ज़रूरत है। हम अतीत का बोझ उठाकर घूम रहे हैं, भविष्य की ओर नहीं निहार रहे हैं। अतीत में बिहार दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र, बिहार मगध में विश्व का पहला लोकतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय बिहार। आज बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, एक टाइम पे दुनिया भर के बच्चे बिहार आते थे, लेकिन ये सब अतीत है, और इस अतीत को बस हमने शब्दों में रखा हुआ है, इसका एग्जीक्यूशन नहीं है। इसको कहीं पर भी आप देखने जाएंगे आज की तारीख में तो संकेत तो मिलते हैं, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित आप हो जाएं,
इसकी संभावना बहुत दूर दूर तक नहीं नज़र आती है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है बिहार की आज की। शंभू जी, आपकी वो पंक्तियाँ कि धरती पुत्र बिहारी हूँ मैं, धरती पुत्र बिहारी, ये हम लोग भी गुनगुनाते हैं जब समय होता है, तो ऐसा लगता है कि हमको एक एनर्जी मिल गया बिहारी होने का, एक दवा आपने एक खुराक दे दिया है, और लाखों लाख फैंस हैं आपके इन पंक्तियों का। तो उसके बारे में क्या बताएं? देखिए, वो एक कविता मैंने इसी विषय पर ही लिखी थी। वो विषय ये था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया था, और उस दौरान बिहारी शब्द को, बिहारी पने को, बिहार को बहुत ही गलत नज़रिए से देखा जाता था, लोग गालियाँ देते थे, ये सच है। तो मैं सोचता था कि यार बिहार तो ऐसा नहीं है, बिहारी ऐसे नहीं है, लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भाई ठीक है, जो मद्रास का होगा उसको मद्रासी कहते हैं हमारे यहाँ पे, जो हरियाणा का है उसको हरियाणवी कहते हैं, लेकिन बिहारी शब्द जो है ना, ये गाली की तरह इस्तेमाल होने लग गया। और मैंने इसी के ही प्रत्युत्तर में गीत लिखा, हम श्रमनायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी है। अब ये सब मेरा दावा था कि ऐसा है। अब इसके लिए मैंने बहुत सारी दलीलें दी, जो इस गीत के बंद में वो दलीलें मैंने प्रस्तुत की। वेदों के कितने बंद रचे हमने, गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे, हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता मद में जब चूर हुई हम जयप्रकाश बनकर डोले, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर बोले, हम सिखों के दशमेश गुरु बिरसा मुंडा अवतारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। तो ये मैंने तब लिखा था और बहुत अच्छा लगता है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, लोग बहुत प्यार देते हैं, लोग बहुत सम्मान के साथ में इसको सुनते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं निरंतर कोशिश में हूँ कि कुछ और बेहतरीन बिहार के लिए लिख सकूँ। तो मुझे हमारे उन दर्शकों को जो युवा साहित्यकार के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, मंच कवि के रूप में, उन युवाओं को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं एक संदेश जो बहुत ज़रूरी देना चाहता हूँ, वो मैं जितने भी युवा हैं, उन सबको मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि एक मास्टर बनने के लिए आपको मिनिमम जो है वो 12th और ग्रेजुएशन तक करना पड़ेगा। छोटी क्लास के लिए 12th और उससे बड़ी क्लास के लिए ग्रेजुएशन, उससे बड़ी के लिए एमए। फिर आपको उतना पढ़ने के बाद फिर उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम करने पड़ेंगे। उसके लिए कई एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, वो पास करना पड़ेगा, ट्रेनिंग अलग से लेनी पड़ेगी। बीएड भी करेंगे, उसमें भी आपको टाइम लगेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद आप नौकरी पाएंगे कि नहीं पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। ये सब तो खाली बनने की प्रक्रिया है। तो साहित्यकार बनने के लिए भी जो है ना, आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए। एक डॉक्टर बनने के लिए 4 साल की पढ़ाई होती है, 1 साल विलेज पोस्टिंग होती है, 5 साल तक तो पढ़ाई होती है। इसके बाद भी ये डॉक्टर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फाइनल में क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद दोबारा से टेस्ट, ये सब कुछ। एक आईएएस बनने के लिए 14 घंटे 15 घंटे रोज 2-2 साल 1-1 साल तक की पढ़ाई, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप बन जाएंगे। तो साहित्यकार बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को थोड़ा समय चाहिए। आपको रोज़ 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अपने आप को मांझना होगा, बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी, बहुत सारे आपको किताब पढ़ने के साथ साथ में बहुत कुछ आपको जो है ना समझना पड़ेगा, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को। 1000 किताब पढ़ लेंगे तो आप एक किताब लिखने के लायक होंगे। जीवन में लोग 1-2 किताब पढ़ के या कुछ दूसरों का सुन के सोचता है कि बस आज से हम साहित्यकार हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जो भी इस रास्ते पर आना चाहते हैं, साहित्य के रास्ते पर आना चाहते हैं, आइए, आपका स्वागत है। लेकिन उतनी ही मेहनत जितनी आप किसी सरकारी नौकरी को पाने के लिए करते हैं, उतनी ही मेहनत यहाँ पर लगेगी, तब जा कर के सफलता की कोई कोई संकेत आपको मिलने शुरू होंगे। अब हम शंभू शेखर जी से वो कहानी सुनना चाहेंगे, वो संघर्ष की कहानी, जिस संघर्ष से ये लड़ते लड़ते अपनी इस ऊंचाइयों को प्राप्त किए हैं। तो सर, आप उस संघर्ष की एक वैसी कहानी जो लोगों के लिए वो रॉयल मॉडल के रूप में लोग उसको अनुपालन करें कि इस तरह का संघर्ष करने पर ही कुछ मिल सकता है। क्या है कि थोड़ा सा कठिन काम है ये। एक कलाकार के लिए ये कहना कि उसका संघर्ष का जीवन जो था, वो देखो लर्निंग प्रोसेस था, एक लर्निंग पीरियड था। मेरे लिए बस एक चीज़ था कि मैंने कभी भी नौकरी नहीं करूँगा, ये मैंने तय कर लिया था। अब मैं किसी को कहूँ कि भाई तुम भी ये तय कर लो, जरूर मत करो, ज़रूरी थोड़ी है कि वो भी सफल हो जाए। नौकरी करो, साथ में अपना शौक़ पूरा करते रहो, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में कोई गारंटी नहीं है, कोई मतलब इस बात के लिए वो नहीं है। हाँ, बस ये है कि मैं लगातार एक ही काम में लगा रहा, निरंतर लगा रहा, और बड़े छोटे छोटे सपने थे। शुरू हुआ था तो ये सोचता था कि भैया मैं महीने का 5, 7, 10 हज़ार भी कमाने लग जाऊंगा तो मेरा
चल जाएगा, काम हो जाएगा, कर लूँगा कैसे भी। तो अपनी सीमाओं को मैंने बहुत ही दायरे में रखा, अपनी इच्छाओं को मैंने बढ़ने नहीं दिया, और अंत में धीरे धीरे ये हुआ कि लोगों का प्यार मिलने लगा, पहचानने लगे। अब प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, जगह जगह जा भी रहा हूँ। बस ये था कि मैंने कभी नौकरी करने के विषय में कुछ सोचा नहीं, और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक, उसके बाद परास्नातक सब कुछ करने के बाद भी कभी नौकरी के विषय में नहीं सोचा। तो मेरे संघर्ष का बस यही है कि जिस रास्ते को मैंने पकड़ा उसको पकड़े रहा, अंत तक पकड़े रहा। तो बस आप लोगों से भी यही निवेदन करूँगा कि कोई एक रास्ता तो ऐसा जीवन में हो जिसको अंत तक पकड़े रहें। अगर हम उसको अंत तक पकड़े रहते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे हाथ में, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा हाथ लगेगा, और वो बहुत ही कीमती होता है, तजुर्बा बेशकीमती होता है। तो संघर्ष कुल मिलाकर के यही है कि जिसको पकड़ा उसको बस पकड़े ही रखा। शंभू जी, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो बचपन के दिनों का, वो कहाँ से हुआ था? वो गांव से ही हुआ था। मैंने 8वीं तक की पढ़ाई गांव से की, फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था, और पिताजी लोग वहीं रहते थे, तो बस वहीं पर ही उनका काम था, छोटा मोटा करते थे, कुछ फिक्स काम नहीं था, जो मिल जाए वो कर लेते थे। तो बस वहीं से ही मैं आगे बढ़ा धीरे धीरे। अभी मंचीय कवि के रूप में एक ख्याति प्राप्त किया है। इनकी कोई पुस्तकें हैं, पुस्तक का आकार के रूप में वो कविताएं कहीं? जी, मेरी 5 किताबें आ चुकी है, और 5 किताबों में से एक किताब मेरी गज़ल संग्रह है जिसमें मेरे गज़ल लिखे हुए हैं। एक लघु कथाएं हैं, वो मैंने कोरोना काल के दौरान लिखी। एक उपन्यास है ऑर्गेनिक लव, और एक जीवनी है स्वामी विवेकानंद की सन्यासी योद्धा के नाम से, और एक कहानियों की किताब है लॉकडाउन की कहानियाँ। लॉकडाउन में जो जो हमारे देश में चल रहा था उस सब का एक रियल स्टोरी का फ्रिक्शन है। तो वो 5 किताबें हैं। कुछ किताबें मेरी हर्फ प्रकाशन से है, कुछ किताबें मेरी पाखी प्रकाशन से है, और एक किताब मेरी जो है वो शिवना प्रकाशन से है। ये मेरी पुस्तकें हैं, और लोगों तक ये बहुत सहज है। आप इसको अमेज़न पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। सर, आप देश और विदेशों के कुछ ऐसे मंच हैं जो चर्चित हुए हैं, और वैसा कुछ ऐसा मंच या यादगार क्षण जिसको आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो यादगार क्षण यही है कि जब मैं दुबई गया था अभी पिछले दिनों, वहाँ की वीडियो बहुत वायरल हुई, और वहाँ पे मुझे अच्छा ये लगा कि बिहार के बहुत लोग मिले। खासकर एक चीज़ तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम विदेश में होते हैं ना, तो हम हिंदू मुस्लिम नहीं होते, हम हिंदुस्तानी होते हैं। तो वहाँ पे बहुत लोग मिले, बिहार के बहुत लोग मिले, और उन लोगों ने मेरा प्रोग्राम देखा था, तो लोग बहुत ही खुश थे और बहुत ही मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन था और बहुत ही अच्छा था, और बड़ा मज़ेदार भी था वो यात्रा। चलिए, मानवाधिकार टुडे से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखने वाले सभी लोगों से बस इतना कहूँगा कि खुलूस दिल में, लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। चलिए, धन्यवाद।